सक्सेस टू ऑल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पर 6 से लेकर के 10वीं तक का आपका बेसिक नॉलेज दिया जाएगा। इस ज्योग्राफी का नॉलेज होगा इसमें। अब हम ज्योग्राफी के नॉलेज दे रहे हैं तो ज्योग्राफी में आपको नक्शा देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो नक्शे के आधार पर हमने ज्योग्राफी को PDF बनाया है। अब यहाँ पे देख लीजिए, विश्व के नक्शे में भारत की अवस्थिति जान लेना है कि विश्व के नक्शे में भारत की अवस्थिति क्या है। तो विश्व की नक्शा की बात करें तो यहाँ पे आप दिख रहा है, ये उत्तर अमेरिका है, नीचे आपका दक्षिण अमेरिका का भाग है, वही ऊपर यूरोप का भाग है, यहाँ एशिया का भाग है और ये ऑस्ट्रेलिया का भाग है। ये जैसा कि आपको दिख रहा है। अब यहाँ इस बीच में यहाँ जो कलर किया गया है ये आपका भारत है। तो आपको पता चल गया कि भारत आपका कहाँ है। अब हम बात करेंगे अक्षांशीय दृष्टि से। तो अक्षांशीय दृष्टि से भारत जो है ना अवस्थित है उत्तरी गोलार्ध में। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर बात करें हम दो भागों में, पूरा ग्लोब की बात करें तो ये दो भाग में बांट दिए, तो ऊपर वाले को उत्तरी और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है, इस बात को समझ जाइए। और उत्तरी गोलार्ध के साथ साथ पूरब में है, तो इसीलिए है पूर्वी देशांतर में है, इस बात को ध्यान दीजिए। अब हम बात कर लेंगे, बात करें कि हम बात करें अगर हम, ये दिख रहा है, बात करें अगर हम इस बात की, तो यहाँ ये भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा से अगर हम कितना ऊपर जाएंगे सर तो हमको भारत मिल जाएगा। तो हम 876 किलोमीटर जाएंगे तो भारत हमको मिल जाएगा, भूमध्य रेखा से चलेंगे तो। ठीक है, आगे है इसका कितना डिग्री अक्षांश तक जाने के बाद भारत मिलेगा। तो ये आपको भूमध्य रेखा से जब आप बढ़िएगा, मतलब भूमध्य रेखा 0 डिग्री होता है, आपको पता है कि भाई भूमध्य रेखा जो है 0 डिग्री पर है। तो 0 डिग्री से कितना ऊपर जाइएगा तो 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट आप अगर ऊपर बढ़ते हैं तो आपको भारत की स्थिति मिलेगी। वहाँ से स्टार्ट होकर लास्ट सर कहाँ तक जाएगा, तो ये जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट तक जाएगा। तो ये विस्तार भारत का अक्षांशीय विस्तार कहलाता है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है। तो यानी कहने का मतलब है कि ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, ये सारे रेखा क्या है, अक्षांशीय रेखा कहलाती है। लेकिन अगर हम ऐसे लाइन खींच देते हैं तो उसको हम देशांतरीय लाइन कहते हैं, ऐसे देशांतरीय लाइन कहते हैं। तो इसमें भारत जो है ना, इस तरह से भारत का जो देशांतरीय रेखा होगा वो कितना डिग्री से स्टार्ट होता है, तो सर ये स्टार्ट होता है 68 डिग्री 7 मिनट से। यहाँ पे लिखा है 68 डिग्री 7 मिनट। और कहाँ तक लास्ट हो जाता है, तो लास्ट हो जाता है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यहाँ भी पूर्वी है, दोनों जगह आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका, चलिए तो देख लीजिए पूर्वी, मतलब ये देशांतरीय विस्तार है भारत का। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपका इंडिया का मैप है, दिख रहा है। ये इंडिया के मैप में आपको ये दिखा दिया गया है कि भाई भारत का जो विस्तार है ये किस तरह से यहाँ है। यहाँ पे आप देख करके समझ सकते हैं, ये विस्तार बताया कि यहाँ से यहाँ तक है 8 डिग्री। लेकिन हमने अभी आपको बताया 6 डिग्री 4 मिनट, लेकिन 6 डिग्री 4 मिनट के 6 डिग्री 4 मिनट हमने अभी आपको बताया, लेकिन यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट लिखा हुआ है। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि हमारा जो क्षेत्र है 6 डिग्री से ही शुरू हो जाता है, लेकिन मुख्य भूमि जहाँ से स्थल स्टार्ट होता है वो 8 डिग्री 4 मिनट से होता है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है उस समय, सिर्फ भारतीय भूमि पूछा जा रहा है या भारतीय भूस्थल पूछा जा रहा है। स्थल पूछेगा तो आपको 8 डिग्री 4 मिनट आंसर शुरुआती होता है, याद रखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम भारत को अगर हम लंबाई चौड़ाई की बात करें तो यहाँ से देख लीजिए, ये जो है आप या अगर ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो यहाँ से नॉर्थ में आप देख लीजिए, यहाँ से ये आपका नॉर्थ हो गया, ये हो गया साउथ। तो नॉर्थ साउथ की दूरी जो होता है 3214 है। वही अगर पूर्व से पश्चिम की ओर अगर बात करें तो ये आपका 2933 है। अर्थात हमारी जो है ना लंबाई कम है, चौड़ाई ज़्यादा है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ये आपका 3214 है और ये आपका 2933 है। इस बातों को ध्यान रखना है। भारत का क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है और किलोमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल हमेशा किलोमीटर स्क्वायर में ही नापा जाता है। उसके बाद आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है, मतलब 4 कोना वाला है। एक कोना इधर, एक कोना इधर, एक कोना इधर, एक कोना इधर, 4 कोने वाले हैं। क्षेत्रफल में विश्व में 7वां स्थान है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद है जनसंख्या के मामले में विश्व का 2.42, ये जनसंख्या के मामले में, मतलब विश्व की जनसंख्या का आपको ध्यान रखना है। 2.42 जो है, भले सॉरी, क्षेत्रफल का, विश्व के क्षेत्रफल का 2.42 ये क्षेत्रफल हमारा भारत है। मतलब अगर बात करें कि 100 में से मात्र 2% हमारा भारत रखा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया 2 से 2.5% के बीच में है। आगे हम बात कर लेते हैं, ये आप देख लीजिए कि विश्व में जो है ना कौन कौन से देश हैं जो आपके बड़ा है।
यहाँ देख लीजिए, ये आप दिख रहा होगा, सबसे नंबर 1 पर आपका रूस है, सबसे नंबर 1 पर रूस है, उसके बाद दूसरे बाद कनाडा है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया, भारत है। भारत 7वें नंबर पर आता है। तो उससे ऊपर कौन कौन आते हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई क्षेत्रफल रखा है तो रूस रखा है, दूसरे स्थान पर कनाडा, तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पर चीन, 5वें पर आपका ब्राजील है, 6ठे पर आपका ऑस्ट्रेलिया है और 7वें नंबर पर हमारा भारत आता है। तो आपको इस बात को भी ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि कौन सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है, तो रूस, और भारत का रैंक क्या है, 7वां। या पूछा जा सकता है कि भारत से ऊपर कौन रैंक रख रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ देख लीजिए क्षेत्रफल क्या दिया है, यहाँ दिया 170, फिर 99, फिर 98, फिर 95, फिर 85, फिर 76 और 32। भारत है 32। तो ये ध्यान में कर लीजिए, ये आंकड़ा है सबसे ज़्यादा 170 वाला का है। अब हम भारत के पड़ोसी देश की चर्चा करेंगे कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो यहाँ पे देख लीजिए, हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। यहाँ पे पहले सबसे पहले आप भारत की नक्शा देख लीजिए कि भारत का नक्शा ये है, शायद विजुअल है, दिख रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका श्रीलंका है, ठीक है, ये आपका म्यांमार है, वही आपका, यहाँ आपका बांग्लादेश है, यहाँ आपका चाइना है, और यहाँ अफगानिस्तान है, और यहाँ पाकिस्तान है। ये आपका स्थल से सटा हुआ पड़ोसी देश है। 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे भूटान है, यहाँ पे नेपाल है, ठीक है। तो ये देख लीजिए कितने देश है, 2 यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए, 2 3 5, 2 यहाँ हो गए, 7 ऐसे देश हैं जो हमारे देश के सीमाओं से लगे हुए हैं। तो पूछा जाता है कि हमारे देश से सीमा से लगे हुए हमारा पड़ोसी देश की संख्या कितने हैं, तो 7 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 हो गया, 6 हो गया और 7, ये 7 देश है। लेकिन ऐसे हमारे पड़ोसी देश और भी हैं, जो कि श्रीलंका ये हमारे देश की सीमाओं से नहीं लगे हैं, बल्कि ये जलीय सीमा से लगा हुआ है। इसके अलावा भी और भी एक देश यहाँ पे पड़ता है, मालदीव, वो ध्यान में कर लीजिए। तो ये पड़ोसी देश के बारे में हमने आपको बता दिया। और अब भारत की थोड़ा सा राज्य के बारे में आप देख लीजिए कि भारत का कौन सा राज्य किधर है। ये नक्शा आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये सबसे ऊपर जो है आपका लद्दाख है, सबसे ऊपर यहाँ लद्दाख है। लद्दाख के नीचे आपका जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के नीचे आइएगा तो हिमाचल प्रदेश पड़ता है, उसके नीचे आइएगा तो पंजाब है, फिर इस साइड में आइएगा तो उत्तराखंड है, उसके बाद हरियाणा है, यहीं पे बीच में दिल्ली है, यहाँ दिल्ली है, यहाँ पे दिल्ली है। उसके बाद दिल्ली के बाद उसके बाद इधर आ जाता है राजस्थान, इधर उत्तर प्रदेश, बीच में मध्य प्रदेश है, इस साइड गुजरात है, फिर यहाँ पे महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश से ही अलग होकर के बना हुआ है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बगल में बिहार है, बिहार के बगल में झारखंड है, झारखंड के बगल में अगर आप आते हैं तो यहाँ पश्चिम बंगाल है, ठीक है, और यहाँ पे उड़ीसा है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए तेलंगाना है, तेलंगाना के नीचे आंध्र प्रदेश है, यहाँ उसी के बगल में कर्नाटक है, कर्नाटक के बगल में तमिलनाडु। तो इस तरह से भारत का लोकेशन है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अगर उत्तर पूर्वी भारत की बात कर ले तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, उसके नीचे अगर आप आते हैं तो नागालैंड है, नागालैंड के नीचे आते हैं तो मणिपुर है, मणिपुर के नीचे आते हैं तो मिजोरम है, और उसके बाद इसके बगल में यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मेघालय और त्रिपुरा है, ठीक है, यहाँ पे मेघालय और त्रिपुरा है, बीच में आपका असम है, और यहाँ पे सिक्किम पड़ता है। तो मैंने पूरा राज्य के बारे में आपको बता दिया है कि कहाँ किसका लोकेशन है। अब ये बंगाल की खाड़ी है और ये आपका अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है और अरब सागर है। अब बात कर लेते हैं कि हमारे यहाँ कुछ द्वीप भी हैं। कौन से द्वीप है, तो यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप है और यहाँ लक्षद्वीप है। मतलब अरब सागर में आपका लक्षद्वीप है, वही अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। तो लोकेशन याद रखना आपको काफ़ी ज़रूरी है, इस बात को ध्यान रखिए। ये आपका हिंद महासागर है, इस बातों को भी ध्यान में रखेंगे। भारत का प्रमुख लाइन, मतलब कहने का मतलब है कौन कौन से लाइन भारत से गुजर रहे हैं, तो कर्क रेखा है, मानक रेखा है, भूमध्य रेखा है, ठीक है। तो भूमध्य रेखा से दूरी बताना है, भूमध्य रेखा भारत से नहीं गुजरता है, और मानक रेखा और कर्क रेखा, 2 रेखा के बारे में भारत के बारे में वर्णन करना है। यहाँ पे देख लीजिए लाइन के विषय में, यहाँ मानक रेखा की चर्चा किया। मानक रेखा, इस रेखा को मानक रेखा कहते हैं, मतलब इसी रेखा से हम समय को गणना किया जाता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, मानक रेखा। पूछा जाता है कि भारत का मानक रेखा कितने डिग्री पर काटता है, तो 82.5 डिग्री, ठीक है। मानक को हम यमोत्तर रेखा भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो भारत का मानक रेखा कितने डिग्री पर काट रहा है देशांतर पर, तो 82.5 डिग्री, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखिए, तो अब 82.5 डिग्री पर काटता है तो किसी न किसी राज्य से होकर गुजरता है।
किसी न किसी राज्य, तो कितने राज्य से गुजरते हैं? 5 राज्य से गुजरते हैं। यहाँ पे लिखा है, एक है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा और 5वां है आंध्र प्रदेश। मेरे ख्याल से ये बात को आपको ध्यान रखना है। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि कौन सा राज्य मानक रेखा से नहीं गुजरता है या कौन सा राज्य मानक रेखा से गुजरता है। अगर ईजी पूछेगा तो आपको गुजरता लिखेगा, अगर टफ बनाएगा तो नहीं गुजरता है। उस समय आपको अगर 5 का नाम याद है तो आप बता सकते हैं। तो मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिएगा। सबसे ऊपर है उत्तर प्रदेश, फिर उसके नीचे आइएगा तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, फिर उसके नीचे आइएगा तो छत्तीसगढ़ होगा, उसके नीचे आइएगा तो उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा के नीचे आइएगा तो आंध्र प्रदेश। यानी टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ये भी पूछा जा सकता है कि मानक यामोत्तर रेखा जो है ना भारत के कितने राज्य से होकर गुजरते हैं? तो 5 राज्य से। अब हम यहाँ पे लिखा हुआ है 82.5 डिग्री, यहाँ पे लिखा है 82.5 भी आ सकता है। इस बात को ध्यान में, पूर्वी देशांतर, ठीक है। कभी कभी पश्चिमी देशांतर लिख के भी आ जाएगा ऑप्शन में, तो आप 82.5 डिग्री देखें और सीधे लगा दिए। लेकिन आगे भी ध्यान रखना है आपको, पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर है? पूर्वी, क्योंकि भारत पूरा ओवरऑल पूर्वी देशांतर में है, पश्चिमी देशांतर में नहीं है। भारत ओवरऑल उत्तरी अक्षांश में है, दक्षिणी अक्षांश में नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, उत्तरी गोलार्ध में है इसलिए। अब यहाँ पे लिख दिया है ऑलरेडी सारा कुछ कि भारत का जो 82.5 डिग्री लाइन है जो इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? नैनी। इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है भारत का जो 82.5 डिग्री लाइन है। तो पूछा जाता है कि कहाँ से गुजरती है, तो इलाहाबाद। अगर ये उससे भी टफ बनाना हो तो नैनी दे देता है, ठीक है। ये इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद मानक यहाँ पे माना गया है भारत का जीएमटी को ही हम ग्रीनविच लाइन कहते हैं और मानक यामोत्तर लाइन कहते हैं। 82.5 डिग्री है, जो जिसका अर्थ यह हुआ कि हमारा मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब पूछा जाता है कि ओवरऑल एक ग्रीनविच लाइन है जो 0 डिग्री से है, तो वो 0 डिग्री वाला जो ग्रीनविच लाइन है वो हमारे देश 82.5 डिग्री पर है। तो कितना समय का आगे पीछे हो जाएगा, तो वहाँ से हमारा देश का समय जो है ना 5.5 घंटा आगे हो जाएगा। और अगर हम यहाँ से 0 डिग्री से इधर बढ़ रहे हैं पश्चिम की ओर तो पीछे हो जाता है, और इधर बढ़ रहे हैं तो आगे हो जाता है। याद रखिएगा, इधर बढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? आगे। इधर बढ़ रहा है तो पीछे। तो जो पूर्वी देशांतर में है वो आगे होता है, जो पश्चिमी देशांतर में है वो पीछे हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। मतलब इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो हमारा देश प्लस में है। प्लस में कभी कभी 5.5 घंटा प्लस और माइनस में भी आ जाता है, तो उस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो मेरे ख्याल से इस बात को समझ में आ गया होगा कि ग्रीनविच लाइन से क्या क्या एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे भूमध्य रेखा और कर्क रेखा एवं मानक समय। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मानक समय। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ कर्क रेखा की चर्चा है कि भारत के कितने राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत के बीचों बीच 2 भाग में काटने वाला रेखा का नाम है कर्क रेखा, जिसको हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। तो भारत के बीचों बीच से गुजरता है, और बीचों बीच से गुजरते वक्त कई राज्य से होकर गुजर जाता है? 8 राज्य से। कितने राज्य? 8 राज्य। एक पहला यहाँ से गुजरात में प्रवेश किया, गुजरात के बाद राजस्थान में प्रवेश किया, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। अर्थात मिजोरम के बाद सीधा ये चला जाता है म्यांमार में, ठीक है। मिजोरम के बाद सीधा म्यांमार में प्रवेश कर जाता है। तो इस तरह से लाइन गया हुआ है। आपको सीरीज बाय याद रखना है और कौन कौन से राज्य है वो याद रखना है। एग्जाम में यही पूछा जाता है कि कौन से राज्य नहीं गुजरते हैं, कौन से राज्य गुजरते हैं। तो गुजरने और नहीं गुजरने की बात आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे कितने राज्य है ये भी ध्यान में रख लेना है कि 8 राज्य है टोटल। क्या कौन कौन है एक बार देख लीजिए। गुजरात के बाद मध्य प्रदेश, गुजरात के बाद राजस्थान में प्रवेश करेगा, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ आता है, छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड आ जाएगा, झारखंड के बाद आपका आ जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, तो उसके बाद मिजोरम। मेघालय से होकर नहीं गुजरता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है, उस समय मेघालय ऑप्शन में रहता है, तो आपको मेघालय में नहीं गुजरता है। इस बात को ध्यान, क्योंकि यहीं पे हम त्रिपुरा और मेघालय दोनों के बारे में आपको बताए हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये लंबाई चौड़ाई के अनुकूल ये दिया है कि भाई इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, इसके लंबाई चौड़ाई यहाँ पे काउंट करके बताया गया है। भारत का भौतिक स्वरूप की बात करते हैं। भारत की भौतिक स्वरूप क्या है? तो भारत की भौतिक स्वरूप जो है, यहाँ देख लीजिए, भारत का यही भौतिक स्वरूप है। भारत 3 भागों में भौतिक स्वरूप में बांटा गया है, मैदानी भाग, पठारी भाग और पर्वतीय भाग। मैदानी, पठारी और पर्वतीय। सबसे ज़्यादा अगर भारत में है तो मैदानी, उसके बाद है आपका पर्वतीय, उसके बाद पठारी। मतलब भारत के भौतिक रूप से हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन? मैदानी, पठारी और पर्वतीय, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे बोला है भारत का भौतिक रूप में से 6 भागों में बांटा गया है। भारत को भौतिक रूप के अनुसार जो है ना उनको 6 भागों में बांट सकते हैं। एक होगा हिमालय, ठीक है, हिमालय,
दूसरा हो जाएगा उत्तर विस्तृत विशाल मैदान, एक हिमालय हो जाएगा, विशाल मैदान हो जाएगा, दक्षिण का पठार हो जाएगा, समुद्र तटीय मैदान हो जाएंगे, भारतीय मरुस्थल हो जाएंगे, उसके बाद है भारतीय द्वीप हो जाएंगे। इस तरह से 6 भाग में भारत को बांट के हम पढ़ने के लिए बांटते हैं, ठीक है। अब हम हिमालय को हम सागर माथा के नाम से जानते हैं। हिमालय को क्या कहते हैं? सागर माथा। इसकी सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,884। हालांकि आप अब कहीं कहीं ऑप्शन में 8,850 भी देखने को मिलेगा, 8,850। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये पूर्व का आंकड़ा है, अब का आंकड़ा जो है ना 8,850 दिखाए जाते हैं किसी किसी बुक में। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, कभी कभी ऑप्शन में भी आपको मिलेगा। अब यही दिखाया गया है कि यही आपका हिमालय है। देख लीजिए, ये आपको पहले सबसे पहले भौतिक स्वरूप दिखाया गया है, मैदानी भाग, पठारी भाग, पर्वतीय भाग। तो जितना इस व्हाइट कलर में दिख रहा है ये सब मैदानी भाग है, मतलब ये सब आपको व्हाइट कलर में दिखे जा रहे हैं। यहाँ देखिए, ये सारे व्हाइट कलर जहाँ जहाँ दिख रहे हैं ये सारे क्या है? मैदानी भाग है। उसके बाद जो जितना इस कलर में दिखे जा रहे हैं ये पठारी भाग है, और पर्वतीय भाग जो ऐसे ऐसे करके दिखाया गया है ये पर्वतीय भाग है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भारत के पूरे ओवरऑल अगर हम गणना करें तो मैदानी भी है, पर्वतीय भी है और पठारी भी है, तीनों के तीनों भाग हैं। अब हम इसकी बात हम कर देते हैं कि भाई अब हिमालय की चर्चा करेंगे कि हिमालय में क्या क्या है। सबसे प्राचीन भूखंड जो है प्रायद्वीपीय पठार है। भारत के अगर सबसे प्राचीन भूखंड की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार जो है ना सबसे प्राचीन है। हिमालय के निर्माण में सर्वमान्य सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक है, ठीक है। हिमालय कैसे बना? तो एक प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दिया गया है, उस प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार जो है ना हिमालय बना है। सबसे सर्वमान्य सिद्धांत है, हालांकि विस्थापन सिद्धांत भी वेगनर ने दिया है, वेगनर ने भी अपना सिद्धांत दिया है, लेकिन ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार जो है ना हिमालय बना है। माना जाता है कि जहाँ हिमालय है वहाँ पे पहले तेठीस सागर हुआ करता था, वो सागर का तलछटी जमाव होकर के वो उठ गया ऊपर, और जो ये पहले भारत दक्षिणी गोलार्ध में हुआ करता था, खसक करके कहाँ चला गया? खसक करके उत्तरी गोलार्ध में चला गया, और जब खसक करके उत्तरी गोलार्ध में गया तो ऊपर जो है ना हिमालय जो है ना उसका गाद जो है तेठीस सागर का गाद ऊपर उठ गया, जो कि एक पहाड़ का बन गया। इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? बलित पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। अब है रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों को जोड़ता है? तो रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। वही मैकमोहन लाइन के बात करता है तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन लाइन है। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए कौन सा संगठन कार्यरत है? तो सार्क है, ठीक है। सार्क जो है ना दक्षिण पूर्व एशिया के लिए कार्य कर रहा है, जिसमें भारत, बांग्लादेश, जितने हमारे पड़ोसी देश हैं वे सारे भाग लिए हुए हैं। आगे है सार्क की स्थापना कब हुई? तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ है। सार्क में कौन कौन से सदस्य देश आते हैं? तो पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है और भारत है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन नहीं है, तो म्यांमार नहीं है। याद रखिएगा, म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है लेकिन इस सार्क में शामिल नहीं है। इसलिए जो नहीं है और जो नज़दीकी है उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में यही पूछ दिए जाते हैं, क्योंकि सारा हमारा पड़ोसी देश है। तो उस समय हम कन्फ्यूज करेंगे कौन था कौन नहीं था। तो हम म्यांमार पर आपको म्यांमार पर इसलिए ध्यान दिला दिए हैं कि म्यांमार हमारे सार्क देश के संगठन में नहीं आते हैं। टोटल ओवरऑल देशों की संख्या अगर हम काउंट करें तो कितने देश हो जाएंगे? 1 2 ओवरऑल देश की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 देश हैं, ठीक है। टोटल 7 देशों का कितने देश है? 8। एक हो गया पाकिस्तान, नेपाल दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां। 7 ही देश है ना, 8 देश कहाँ आ रहा है? 7 ही देश है। अब देखिए यहाँ पे लिखा भी है भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश शामिल है? तो 7 देश। कितने देश शामिल है? 7, जिसमें भारत है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, उसका बांग्लादेश है, मालदीव है और पाकिस्तान। इतने भारतीय उपमहाद्वीप में है, ठीक है। इसमें अफगानिस्तान नहीं आता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अफगानिस्तान और म्यांमार को नहीं रखा गया है भारतीय उपमहादेश में। तो पूछा जाता है कि भारतीय उपमहादेश में कितने देश है? तो 7। वे 7 देश में से कौन नहीं है? तो अफगानिस्तान और म्यांमार नहीं आते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब हम सार्क की स्थापना, तो सार्क की स्थापना की चर्चा मैं ऑलरेडी पहले कर चुका हूँ। भारतीय तट रेखा की लंबाई कितनी है? मतलब भारत का जो तट रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? तो टोटल तटीय रेखा की बात करें तो 7516.6 किलोमीटर भारत का तट रेखा है।
मतलब कहने का मतलब ये भारत का ये तटीय इलाका है। अगर हम इसको मापते हैं तो ये टोटल ओवरऑल कितना आता है 7516, लेकिन खाली भूमि वाला को अगर मापते हैं तो 6100 किलोमीटर आता है। अगर हम यहाँ द्वीपीय समूह वाला को भी तट को माप लेते हैं तो उस समय 7516 बन जाता है। यानी खाली सिर्फ मुख्य भूमि का पूछेगा तो 6100 आता है, लेकिन अगर मुख्य भूमि का ना पूछ करके ओवरऑल पूछता है तो 7516 तटीय रेखा की लंबाई है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद बोला है कि स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो टोटल ओवरऑल सीमा स्थल सीमा की अगर बात करें तो 15,200 किलोमीटर भारत का जो है ना स्थल सीमा का तट है। मतलब पूरा ऐसे हम बोले हैं कि भाई ये भारत है, अगर ये भारत है तो ये स्थलीय सीमा है। इस सबको नाप लेंगे हम, पूरा लंबाई नापेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल ओवरऑल 15,200। भारत का मानक यामोत्तर कितने डिग्री पर है, तो अभी बताए हैं मानक यामोत्तर 82.5 डिग्री पर है। 10 बोला है 10वीं पत्थर का अस्तित्व, तो ये अस्तित्व कब से चला आ रहा है, आदम महाकाल से। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो है ये पत्थर का अस्तित्व, मतलब ये पत्थर का नहीं होगा, यहाँ पठार होगा, ठीक है। पठार क्या होगा, पठार। ये जो है ना पठार का अस्तित्व कब से आया है, तो ये आदम काल से है, ठीक है। आदम महाकाल से है। भारत का ठीक है, देखिए भारत भूमि का हिस्सा, बोला भारत किस भूमि का हिस्सा है, तो गोंडवाना भूमि। भारत गोंडवाना, जैसे कि आप एनसीईआरटी जब पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे कि गोंडवाना भूमि कौन है, ठीक है। तो भारत किस भूमि का हिस्सा है, गोंडवाना भूमि का। हिमालय का निर्माण किससे हुआ है, तो टेथिस सागर के मलबे से। किससे हुआ है, जैसा कि हम इससे पहले बता भी दिए, टेथिस सागर के मलबे से हिमालय का निर्माण हुआ है। हिमालय कैसी पर्वतमाला है, तो हिमालय एक बलित पर्वतमाला है, ठीक है। हिमालय एक बलित पर्वतमाला है, लेकिन अरावली हमारी जो पहाड़ी है वो भी ध्यान रखिएगा, वो अवशिष्ट पर्वतमाला के में आता है। उसके बाद बोला है भारत में कौन सा क्षेत्र जल विभाजक का कार्य करता है, तो दिल्ली का पहाड़ी जो क्षेत्र है वो जल विभाजक का कार्य करता है, क्योंकि दो तरफ जल को बांट देता है। इसीलिए एक तरफ इधर का जल इधर आ जाता है, इधर का जल इधर आ जाता है। तो इसीलिए दिल्ली का जो पहाड़ी क्षेत्र है वो आपको है जल विभाजक का कार्य करता है। थार मरुस्थल दिल्ली के किस ओर है, तो उत्तर पश्चिम में है। थार मरुस्थल दिल्ली के किस ओर है, मतलब यहाँ दिल्ली है तो इस दिशा में जो है ना उत्तर पश्चिम में आपका थार मरुस्थल पड़ता है। तो लोकेशन पूछा जाता है कभी कभी। अब यहाँ पे देखिए यही है हिमालय, क्या है ये हिमालय, आप यहाँ पे देख लीजिए ये हिमालय है, और हिमालय के भाग दिखाए गए हैं कि भाई ये एक भाग यहाँ है, एक भाग यहाँ है। यहाँ पे बताया गया है हिमालय का, लेकिन इससे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं नीचे बताऊंगा हिमालय के बारे में। ये हिमालय का दर्शन मैंने करा दिया है। वैसे हिमालय के 4 भाग हैं, यहाँ पे बताया गया है। हिमालय के कितने भाग हैं, 4 भाग। ट्रांस हिमालय का नाम है, दूसरा है बृहद हिमालय, तीसरा मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक है। 4 हिमालय बताए गए हैं, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब यहाँ पे देख लीजिए कि कौन है। यहाँ देखिए कि ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के बीच के लाइन को हम क्या कहते हैं, तो सचर जोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसको हम सचर जोन के नाम से, तो पूछा जाता है कि सचर जोन किसके किसके बीच है, तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच है। वही बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में एक लाइन है, उस लाइन को हम मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, मेन सेंट्रल। तो पूछा जाता है बृहद हिमालय और मध्य हिमालय को कौन अलग करता है, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। वही अगर आपसे पूछा जाएगा कि मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को कौन अलग कर रहा है, तो मेन सीमांत दर्रा, ठीक है। मेन सीमांत दर्रा जो है ना ये दोनों को अलग करता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ज्योग्राफिकली दृष्टि से अगर हिमालय से पूछता है तो इससे भी पूछ दिए जाते हैं। एक है सचर जोन सबसे ऊपर, उसके नीचे मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, उसके बाद मेन सीमांत दर्रा है जो कि हिमालय को अलग कर रहा है। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय के आगे है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब हम यहाँ पे हिमालय की चर्चा कर दे रहे हैं कि कौन ट्रांस हिमालय है। यहाँ आपको दिख जाएगा, ये जो है मैं आपको बता दूँ कि ये वाला जो भाग दिख रहा है पीला वाला, ये वाला पीला वाला जो भाग दिख रहा है यही बृहद हिमालय है। क्या है, बृहद हिमालय, मतलब बृहद हिमालय। और जो बृहद हिमालय के ऊपर जो ये वाला और ये वाला भाग दिख रहा है, इसी को ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी को ट्रांस हिमालय के नाम से, यानी बृहद हिमालय के पार के हिमालय को हम क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। तो यानी ट्रांस हिमालय ये वाला है और ये वाला, ये सारे ट्रांस हिमालय है। उसके बीच वाला जो लिख रहा है वो मध्य हिमालय है, ठीक है, मध्य हिमालय है। और सबसे नीचे वाला जो आपको दिख रहा है वो शिवालिक हिमालय है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर कोई फैला हुआ है तो आपका बृहद हिमालय फैला हुआ है। कौन फैला हुआ है, सबसे बड़ा अगर है तो कोई बृहद हिमालय है, जो कि यहाँ पे
यहाँ पे म्यांमार में भी कुछ उत्तर पूर्वी राज्य में भी देखने को मिल जाता है। तो पूछा जाता है कि उत्तर पूर्वी में जो पहाड़ी है किसका भाग है, तो बृहद हिमालय का भाग है, ऐसा पूछा जाता है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि कौन से हिमालय कहाँ है और कैसे हम इसका नाम दे दिए हैं, नाम क्यों अलग रख दिए। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि ऊपर जो बृहद हिमालय के ऊपर जो भी भाग है सब क्या है, ट्रांस हिमालय। क्या है, ट्रांस हिमालय। उसके नीचे जो है बृहद हिमालय है, उसके नीचे कौन सा है, मध्य हिमालय है, और सबसे नीचे कौन है आपका सबसे नीचे आपका शिवालिक हिमालय। तो ये पूछा जाता है कि बाह्य हिमालय किसको कहते हैं, तो बृहद हिमालय को बाह्य हिमालय कहते हैं। जो बृहद हिमालय है वो बाह्य हिमालय है। अब आंतरिक हिमालय किसे कहते हैं, तो ये दोनों आंतरिक हिमालय है। मध्य हिमालय आपका बीच में वाला जो है मध्य हिमालय होगा, और जो आंतरिक हिमालय है वो शिवालिक है। इस बात को आप ध्यान रखें। यहाँ बोला है नदी के आधार पर हिमालय को 4 भाग में बांटा गया है। अगर नदी के आधार पर हम करें तो हिमालय को कितने भाग में बांटे हैं, 4। पंजाब, कुमायूं, ठीक है, नेपाल और असम, ये 4 भाग आपके बनाए गए हैं। चारों भाग को हम अभी बताते हैं फिगर के माध्यम से। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए सिंधु और सतलज के बीच में जो होगा वो पंजाब हिमालय है। 1 नंबर में पंजाब बताए हैं, 1 नंबर में पंजाब है, तो सिंधु और सतलज के बीच कौन है, पंजाब हिमालय। फिर सतलज और काली के बीच में कौन हिमालय आएगा, और कुमायूं हिमालय। और काली और तीस्ता के बीच में कौन आएगा, तो आपका काली और तीस्ता के बीच में आ जाएगा नेपाल हिमालय। कौन सा आएगा, नेपाल। तो पूछा जाता है नेपाल हिमालय किस 2 नदियों के बीच है, तो काली और तीस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय है। तो इस तरह से मैंने 4 हिमालय का वर्णन कर दिया है। 1 नंबर सबसे पहला पंजाब, उसके बाद मैंने बताया कुमायूं, तीसरा बताया मैंने नेपाल, और चौथा बताया मैंने असम। ठीक है, अब ये पूछा जाता है कि किन 2 नदियों के बीच में पंजाब हिमालय है, तो सिंधु और सतलज। और उसके बाद है सतलज और काली के बीच में कौन आएगा, तो सतलज और काली के बीच में कुमायूं। और काली और तीस्ता के बीच में कौन आएगा, नेपाल। और नेपाल और दिहांग के बीच में कौन आएगा, तो असम हिमालय। ठीक है, यहाँ पे वर्णन भी कर दिया है, यहाँ पे लिख दिया है कि सिंधु नदी सतलज नदी के बीच के भाग का पंजाब हिमालय कहलाता है। तो यहाँ पे ये पढ़ने की आप खुद से पढ़ लेंगे, क्योंकि जो चीज़ था वो मैंने फिगर के माध्यम से आपको बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए ट्रांस हिमालय की वर्णन करेंगे। ट्रांस हिमालय क्या होता है, तो ट्रांस हिमालय में हमने आपको बताया ट्रांस हिमालय में 4 गो चोटी है। एक काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है और पिरपांजल श्रेणी है। तो आपका ये सारे किसके भाग हैं, ये सारे के सारे ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक है, ट्रांस हिमालय का भाग है। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले आपका आएगा, उसके बाद दूसरा नंबर पर आएगा, तीसरा नंबर पर, चौथा नंबर पर। तो सबसे ऊपर कौन है, काराकोरम, उसके नीचे कौन है, लद्दाख, उसके नीचे कौन है, जास्कर, और उसके नीचे कौन सा है, पिरपांजल। कौन सा है, पिरपांजल। तो आप इस बात को ध्यान में कर लीजिए, काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, उसके बाद है जास्कर हो गया, पिरपांजल। तो पूछा गया है कि जास्कर हिमालय किस हिमालय का भाग है, ट्रांस हिमालय का। किस हिमालय का भाग है, वही काराकोरम श्रेणी किस हिमालय का भाग है, तो ट्रांस हिमालय। उसी तरीके से पिरपांजल और जास्कर के बारे में भी पूछा जाएगा, तो आपको ट्रांस हिमालय का भाग है। डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने फिगर के माध्यम से भी आपको बता दिया है। अगर ये फिगर आप एक देख करके 1-2 बार खुद से ड्रॉ कर लेते हैं तो हमारे ख्याल से सारा याद हो जाता है। खुद से अगर ड्रॉ करते हैं कि भाई ये हो गया कौन सा हिमालय, फिर ये कौन सा हिमालय, ट्रांस हिमालय में ये कौन सा हो गया, ये कौन सा हो गया, खुद नाम दे देते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको याद हो जाता है। याद करने का ये तरीका है। क्या फिगर में सब तो सेम ही लग रहा है, क्या समझ, सेम से मतलब नहीं है, सब हम लोकेशन बता रहे हैं। हम आपको बताए हैं कि हमने आपको बताया है कि हमने बताया कि ये आपका बृहद हिमालय है। बृहद हिमालय के बाद आपका जो हिमालय का श्रेणी है वो कौन कौन से श्रेणी है। तो सबसे ऊपर अगर आपसे पूछेगा कि सबसे ऊपरी कौन है, तो सबसे ऊपरी आपका कौन है, यहाँ है काराकोरम। फिर उसके नीचे कौन है, लद्दाख। तो आपसे पूछेगा लद्दाख किसके बीच में है, तो काराकोरम श्रेणी और जास्कर श्रेणी। या ट्रांस हिमालय में कौन आता है, तो सब आते हैं, सभी के सभी ट्रांस हिमालय में आते हैं। ठीक है, अब अभी हम बृहद हिमालय बताएंगे तो उससे पूछा जाएगा। यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका वही चीज़ दिखाया गया है। यहाँ ये देख लीजिए, ये जास्कर श्रेणी है, जास्कर है, वहाँ पे लिख दिया गया है, सारा लिखा हुआ है। ठीक है, हिमाद्री है, हिमाचल है, शिवालिक है, ये सारी चीज़ वही चीज़ बताए गए हैं। आप खुद से फिगर को देख लेंगे। अब यहाँ है सबसे प्राचीन, यह सबसे प्राचीन है। ठीक है, ट्रांस हिमालय जो है सबसे प्राचीन है। यहाँ पर वनस्पति नहीं होती है, तो पूछा जाता है किस हिमालय में कोई वनस्पति नहीं होता, तो ट्रांस हिमालय में। माउंट राका पोसी लद्दाख की सर्वोच्च चोटी है। तो लद्दाख की सर्वोच्च चोटी का पूछा जाता है, तो माउंट राका पोसी। ठीक है, लद्दाख की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है, माउंट राका पोसी। वही अगर आपको काराकोरम का पूछता है तो K2 होता है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी K2, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। वही लद्दाख का पूछेगा तो माउंट राका पोसी है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। यह विश्व में सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। ठीक है, ये विश्व में सबसे तीव्र कौन, राकापोसी। राकापोसी सबसे तीव्र। तो पूछा जाता है कि विश्व में सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन है या किस श्रेणी में है, तो लद्दाख श्रेणी में है। कौन है, माउंट राकापोसी है।
काराकोरम की सर्वोच्च चोटी गोडविन अस्टीन है, यहाँ पे लिख भी दिया गया है। अब हम बृहद हिमालय की बात करेंगे। अभी ट्रांस हिमालय हमने बता दिया है, अब हम बृहद हिमालय। बृहद हिमालय में कौन कौन से पर्वत है? अब नंगा पर्वत है, बंदरपूछ है, कामेट है, नंदा है, ठीक है, धौलावीरा है, उसके बाद अन्नपूर्णा है, इतना बात आपको ध्यान में रखना है। और भी होगा, मनसालू है, गौरी शंकर है, छुयू हो, ठीक है, छुयू है, उसके बाद माउंट एवरेस्ट है, मकालू है, ठीक है। इतना जो है ना ये बृहद हिमालय में पड़ता है। तो पूछा जाता है कि कौन सा हिमालय, मतलब कौन सा चोटी जो है ना बृहद हिमालय में पड़ते हैं, या ऐसे पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट किस हिमालय का भाग है, तो बृहद हिमालय किस हिमालय का भाग है, ऐसे पूछ दिया जाएगा। या पूछा जाएगा मकालू किस हिमालय का भाग है, कंचनजंगा किस हिमालय का भाग है, तो ये सारे के सारे किस हिमालय का भाग है? बृहद हिमालय का। अगर आपने बृहद हिमालय का एक बार ड्रॉ कर लिया और उसके बाद नाम लिख दिया तो हमारा ख्याल से आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए कि यहाँ है नंगा है, फिर से एक बार मैं कह दे रहा हूँ, नंगा है, बंदरपूछ है, और ये सब सजा के ही लिखा गया है। अभी हम फिगर भी दिखाएंगे आपको। कामेट है, नंगा है, ठीक है, धौलावीरा है, अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा के आगे जाइएगा तो मनसालू है, मनसालू के बाद गौरी शंकर है, छुयू है, माउंट एवरेस्ट है, मकालू है। तो पूछा जाता है माउंट एवरेस्ट किन दो पर्वतों के बीच में है, तो छुयू और मकालू के बीच में, ठीक है, छुयू और मकालू। उसके बाद कंचनजंगा है, ठीक है, कंचनजंगा जो है आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे फिगर में शायद दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, विजुअल हो या ना हो हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे है, यह नंगा है, बंदरपूछ है, कामेट है, नंदा है, उसके बाद नंदा के बाद धौलागिरी है, ठीक है, अन्नपूर्णा है, उसके बाद अन्नपूर्णा के बाद मकालू है, उसके बाद यहाँ पे है गौरी शंकर है। इस तरह से फिगर में दिखाया गया है, आप एक बार पीडीएफ से देख लीजिएगा, ठीक है, और ड्रॉ खुद से कर लीजिएगा। नामचा बरुआ है, अब नामचा बरुआ भी आता है, याद रखिएगा कि नामचा बरुआ सबसे लास्ट में अरुणाचल प्रदेश के पास में पड़ता है। नामचा बरुआ यहाँ पे लिखा हुआ है अरुणाचल प्रदेश के पास में, तो सबसे लास्ट कंचनजंगा के लास्ट, उसके आगे कौन है? नामचा बरुआ। ये कहाँ पर रहा है? तो हिमाचल प्रदेश, सॉरी हिमाचल करें, अरुणाचल प्रदेश। अब बोला है कि सिंधु, सतलज, गंगा, यमुना, कोसी सभी क्या है, सभी नदियाँ का उद्गम स्थल इसी हिमालय में पड़ता है। चाहे सिंधु हो, चाहे सतलज हो, चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, कोसी हो, सभी का जो है उद्गम स्थल कहाँ पड़ता है? बृहद हिमालय में। सभी कहाँ पड़ते हैं? बृहद हिमालय में। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे है बुर्जिला, जोजिला, मानाला होगा, बुर्जिला हो गया, जोजिला हो गया, मानाला हो गया, सीपी कला हो गया, जेलेपला हो गया, नाथुला हो गया, और रासीला, ठीक है, रासीला हो गया, बोमडिला हो गया, सेला होगा यहाँ पे। तो इस तरह से ये सब किसका नाम है? ये सब दर्रा का नाम है। किसका नाम है? दर्रा। और ये सब के सब किस हिमालय में पड़ता है? तो बृहद हिमालय में पड़ता है। आपको कौन कौन से, मतलब बृहद हिमालय में दर्रा कौन कौन से है? तो दर्रा का नाम बुर्जिला हो गया, जोजिला हो गया, मानाला हो गया, सीपीला हो गया, सीपी कला होगा, जेलेपला हो गया, नाथुला हो गया, रासीला हो गया, ठीक है, बोमडिला हो गया, उसके बाद सेला हो गया। इस सारे के सारे दर्रे कहाँ पर रहे? बृहद हिमालय में। विश्व की सबसे ऊंची चोटी इसी हिमालय में, एवरेस्ट भी इसी हिमालय में, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी बृहद हिमालय में पड़ता है। कामेट और बंदरपूछ के बीच में, हाँ, मतलब गंगोत्री और यमुनोत्री कहाँ है? तो कामेट और बंदरपूछ के बीच में कहाँ है? कामेट और बंदर। अभी कामेट और बंदरपूछ के बाद बता है, बोला है बद्रीनाथ पर्वत भी इसी में है, बद्रीनाथ पर्वत भी इसी में। तो आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि किस हिमालय का भाग है जो बद्रीनाथ पर्वत किस हिमालय का भाग है? तो बृहद हिमालय। दिख रहा है कि नहीं? कितना देर करा? अभी तो आधा घंटा चला। चले तो अब हम मध्य हिमालय की बात करेंगे, जिसको हम हिमाचल भी बोलते हैं, ठीक है, और बृहद हिमालय को हिमाद्री बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। हिमाद्री किसको बोलते हैं? बृहद हिमालय को। बृहद हिमालय का दूसरा नाम हिमाद्री है, वही मध्य हिमालय का दूसरा नाम हिमाचल, ठीक है। हिमाचल में क्या क्या है? कल्लू पहाड़ी है, मनाली है, मतलब ये सब पर्यटक स्थल है। कल्लू जगह का नाम है, मनाली जगह का नाम है, मसूरी है, नैनीताल है, ठीक है, डलहौजी है, उसके बाद डलहौजी के बाद रानीखेत है, शिमला है। शिमला ये सारे जो है ना घूमने वाला जगह है, ठीक है, घूमने वाला जगह जिसको हम पर्यटन स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मध्य हिमालय में जितने घूमने वाला जगह है वो मध्य हिमालय में पड़ता है। इस हिमालय में, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है यह सब प्रमुख पर्यटन स्थल की हिमालय में ही मिलता है, इसी हिमालय में मिलता है, ठीक है। यहाँ के घास के मैदान को सोनमर्ग और गुलमर्ग कहा गया। तो पूछा जाता है कि सोनमर्ग और गुलमर्ग किस हिमालय में का भाग है? ठीक है, या घास के मध्य हिमालय के घास के मैदान का क्या नाम रखा है? सोनमर्ग और गुलमर्ग, ठीक है। डल और बुलर झील इसी हिमालय में पड़ता है। डल झील और बुलर झील
किस हिमालय का भाग है? तो ये आपका मध्य हिमालय। जवाहर सुरंग जो है इसी हिमालय में पड़ता है। जवाहर सुरंग किस हिमालय में? मध्य हिमालय। इसे लघु हिमालय कहा गया है। क्या कहा गया है? लघु हिमालय, मतलब लघु हिमालय भी कहा जाता है। पीरपांजल की श्रेणी बनिहाल दर्रा, पीरपांजल की श्रेणी बनिहाल दर्रा और इसी हिमालय में पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद है नेपाल की, ठीक है, नेपाल की महाभारत श्रेणी इसी हिमालय का भाग है। नेपाल में जो महाभारत श्रेणी है वो मध्य हिमालय का हिस्सा पड़ता है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, दार्जिलिंग, नैनीताल सभी जो है ना तीर्थ स्थल किस है? मध्य हिमालय के भाग है। पीरपांजल श्रेणी भी लघु हिमालय भाग है। पीरपांजल श्रेणी भी लघु हिमालय का भाग है। आगे है आंतरिक हिमालय। अब हम आंतरिक और शिवालिक हिमालय की बात करेंगे कि आंतरिक हिमालय कौन है। ठीक है, क्या इसका विस्तार सुलेमान पहाड़ी से लेकर के म्यांमार तक है। कहाँ तक है? सुलेमान पहाड़ी से लेकर के, पाकिस्तान के सुलेमान पहाड़ी से ले लीजिएगा तो सीधा म्यांमार तक। तो सबसे लंबा दूर अगर फैला हुआ है तो यही फैला हुआ है। ठीक है, कहाँ? शिवालिक हिमालय, मतलब इसका विस्तार कहाँ से है? सुलेमान पहाड़ी से लेकर के म्यांमार। इस क्षेत्र की पहाड़ी समतल पहाड़ी को दून, ठीक है, दून और द्वार, इसके समतल पहाड़ी को दून और द्वार कहा जाता है। यहाँ पे लिखा है जैसे देहरादून हो गया और हरिद्वार हो गया। दून द्वार के नाम से जानते हैं, मतलब समतल पहाड़ी को क्या कहते हैं? दून और द्वार, जिसको हम देहरादून और हरिद्वार के नाम से जानते हैं। यह हिमालय का सबसे नया और युवा भाग है। हिमालय का सबसे युवा भाग कौन है? शिवालिक। और सबसे पुराना भाग कौन होगा? सबसे पुराना भाग बृहद। ठीक है, बीच में मध्य हिमालय, इस बात को ध्यान रखेंगे। उत्तर भारत का विशाल मैदान। अब हम उत्तर भारत के थोड़ा विशाल मैदान की चर्चा कर देना है। उत्तर भारत के विशाल मैदान के 5 भागों में बांटा गया है। एक है पंजाब का मैदान, दूसरा है राजस्थान का मैदान, तीसरा है गंगा का मैदान और चौथा है ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब हम पंजाब की मैदान की चर्चा करेंगे। पंजाब की मैदान जो है 5 नदियों का भूमि है। 5 नदियों की भूमि को, ठीक है, जैसे झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी हो गया, सतलज हो गया और ब्यास हो गया। तो कौन नदी नहीं आता है ये पूछा जाता है कि पंजाब के मैदान में कौन नदी नहीं आता है? तो सिंधु नदी नहीं आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, सिंधु नदी आपको पंजाब के मैदान में नहीं आते हैं। 5 नदियों के बनने के कारण वो पंजाब कहा गया है। पंजाब नाम का है पड़ा 5 नदियों पर। ठीक है, कौन कौन? झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और ब्यास। ठीक है, रावी और ब्यास के बीच को रावी होगा, रवि लिखा गया है, रावी होगा। ठीक है, रावी और ब्यास के बीच को हम बारी दोआब कहते हैं। कौन सा दोआब कहेंगे? बारी, यहाँ पे मिस्टेक है लिखा हुआ। ठीक है, बारी दोआब कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। वही है आपका ब्यास और सतलुज के बीच को हम बिष्ट दोआब कहते हैं। कौन सा दोआब कहें? बिष्ट। तो बारी किस में है? रावी और ब्यास। और वही ब्यास और सतलुज के बीच में वाले को क्या कह रहे हैं? बिष्ट। राजस्थान का मैदान की बात कर लेते हैं थोड़ा। राजस्थान के मैदान यह अरावली के पश्चिम में है। राजस्थान का मैदान कहाँ है? अरावली के पश्चिम में। जैसे ये अरावली है तो इसके पश्चिम में राजस्थान के मैदान पड़ते हैं। लेकिन अब यह रेतीली बन गया है। क्या बन गया? रेतीली, मतलब मरुस्थल बन गया है। इस मैदान की एकमात्र नदी लूनी है। इस मैदान में मात्र एक ही नदी मिलती है जिसका नाम लूनी है। यह अनेक खारे पानी का झील है। यहाँ अनेक खारे पानी का झील है, मतलब यहाँ पे आपको ज़्यादातर खारे पानी, मतलब करवा झील आपको मिलेगा। जैसे सांभर झील, डिडवाना झील और कुचापन झील। ठीक है, ये सारे झील आपको कहाँ मिलेंगे? राजस्थान के मैदान में।